इस वीडियो में हम सिर्फ एपीजीपी की थ्योरी करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे यार मैथमेटिक्स में थ्योरी कहाँ होती है? सबसे बड़ा भ्रम है। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि आपको डिफरेंशियल लिखवाऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं, क्वेश्चन तो मैं अगली वीडियो में करूँगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही करूँगा। जिसने एम एल सॉल्व नहीं किए एटलीस्ट उसके पीवाईक्यू वाले सॉल्व कर लो जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बाकी कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे एपीजीपी के। तो एपीजीपी में क्या क्या पढ़ना है आज की वीडियो में? फर्जी की कोई बात नहीं होगी। एग्जाम बिल्कुल सर पर है। सिर्फ वो बातें होंगी जिससे आपके मार्क्स आ सके। सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके फॉर्मूला लिखाऊंगा और वही होगा, ठीक है। और समझा दूंगा कैसे किसको अप्लाई करना है। हाँ, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा, बट आप वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है। इसको अगर डेप्थ में पढ़ना हो तो बहुत टाइम लगता है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ अभी टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द सिलेबस पढ़ना है। तो हमारा सिलेबस क्या है बोल देखो, एपीजीपी सिलेबस है। फाइंडिंग द जनरल टर्म, बस फाइंडिंग द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड टर्म, सिंपल एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन क्या है? ये कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हो सकती है, बट जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट अब अगर कॉम्पिटेंसी में आएंगे तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये तो आईसीएससी वो आपका सीबीएसई में भी होता है शायद से, ठीक है। पर जीपी शायद से सीबीएसई में नहीं है। तो ये सिर्फ वीडियो आईसीएससी वालों के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं और अपने थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सीक्वेंस की, ठीक है। पहला आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको पता है कि एक सेट ऑफ डिफिनेट पैटर्न में नंबर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको पता है। देखो जनरल डिफिनेशन पे ही चल दें तो सीक्वेंस आपको पता है। और अगर आप सीक्वेंस में प्लस का साइन लगा तो सीरीज बन जाता है, ठीक है। अगर सीक्वेंस में प्लस का साइन लगा, हालांकि सीक्वेंस की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है, बट वो आपके लेवल पे है ही नहीं। तो हम वही डिसाइड करेंगे जब बेसिकली एक लेवल पे डिसाइड करेंगे। क्लास 10th के लेवल पे लेक्चर है तो क्लास 10th का लेवल का ही लेक्चर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? क्योंकि हमें पढ़ना तो प्रोग्रेशन है, हमें सीक्वेंस और सीरीज तो पढ़नी नहीं है पहली बात तो। पर तुम्हें पता होना चाहिए सीक्वेंस एक पैटर्न है नंबर का। तो कि सीक्वेंस जनरली सीक्वेंस में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं कॉम्पिटेंसी में, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ए एन एक सीक्वेंस है, एन हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ए एन कोई ना कोई एक डेफिनेट मतलब फॉर्मूला टाइप का होल्ड करेगा कुछ भी। जैसे अभी मैं बोल दूँ कि ए एन आपका 1/n है, जहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर। तो इस सीक्वेंस को जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 1। ये सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है 1/3, 1/4। एन हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब एन हमेशा नेचुरल होगा, क्योंकि एन आपका डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ऐसे कोई भी जैसे ए एन में ले लूँ यहाँ पे एन स्क्वायर, तो ये कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, सीक्वेंसेस ऐसा भी हो सकता है कि एक सीक्वेंस में नहीं बोल रहे कि ए एन इज इक्वल टू एन, है ना, एन इज प्राइम। मतलब ये एन होगा जब एन मतलब एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस बनेगा ये बेसिकली, मतलब ये सिर्फ प्राइम नंबर का सीक्वेंस होगा। तो ये भी एक सीक्वेंस ही कहलाएगा जो कि एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस। जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 हो गया, पहले तो 2 आएगा, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। तो ऐसे ये भी सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये सीक्वेंस होता है। अब यहीं अगर मैं प्लस साइन लगा दूँ किसी सीक्वेंस में, ऐसे कर दूँ, प्लस का साइन लगा दूँ और प्लस का साइन लगा दूँ, तो ये आपका सीरीज बन जाता है। तो इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो ए एन आपका सीक्वेंस का एक जनरल रिप्रेजेंट करने का वो है, फॉर्म है एक तरीके से, ए एन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए प्रोग्रेशन अगर मैं बात, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। देखिए प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, मतलब होता है ऑब्वियसली कुछ होता है। प्रोग्रेशन तब होता है जब हम किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन कर सके एक यूनिफॉर्म लॉ से, या उसके फॉर्मूले को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सके। जैसे अगर कोई सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो ये एक फॉर्मूला ही तो है सीक्वेंस का, जहाँ पे एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। एन आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, इसका सेकंड टर्म 1/2 होगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया विच इज़ 1/n। बट जैसे जनरली अगर हम बोलें कि ए एन आपका एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि प्राइम नंबर है बस। अब देखिए प्राइम नंबर को डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, बट यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसको हम इसके एन में, मतलब एन में बेसिकली वो कर सके, एक तरीके से एक्सप्रेस कर सके। वैसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है प्राइम नंबर्स के लिए। या अगर मैं बोलते फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस आपने कंप्यूटर में किया होगा, तो फिबोनाची सीक्वेंस भी क्या होता है आपको पता होता है। फिबोनाची सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है उसके लिए फॉर्मूला है, बट वो जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो एन पे ही डिपेंड करेगा कि an-1 या फिर an-2 का हम एडिशन कर देते हैं, है ना। ऐसे होता है फिबोनाची, जैसे 0 1 होता है, फिर इन दोनों को ऐड किया जाता है, फिर बेसिकली, है ना, फिर 0 1 और 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, ऐसे ऐसे ऐड होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका n है वो पहले आपका जो n की वैल्यू 2 मतलब एक तरीके से 3 से स्टार्ट होती है, n 3 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे n को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि एक तरीके से a2 + a1। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है ये ऑब्वियसली एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इसके लिए भी, बट एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट तब होता है जब एन अकेले हो, उसमें पहले वाले टर्म्स आए। तो अगर एक्सप्लिसिटली हम एक्सप्रेस कर पाते तो प्रोग्रेशन आप समझिए उसका फॉर्मूला होता है। हमें 2 तरह के प्रोग्रेशन पढ़ने, और जो कि है एपी और जीपी, ठीक। अब प्रोग्रेशन में एक और बात होती है, सीक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो एस एन क्या होता है, जनरली एस एन होता है
सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस का एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स आपको पता ही है कि हम मतलब एन टर्म्स तक मतलब ऐड करेंगे, जैसे एस अगर 4 है यानी 4 टर्म तक हमने किसी को ऐड किया है, इसका सम कुछ भी आ सकता है, वो आप लिख दीजिएगा। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए आपको एस एन दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दी गई है, और आपको एस एन माइनस वन दिया हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू दी गई है, और आपको ए एन फाइंड करना है। तो इसका एक ऑब्जर्वेशन होता है, आप सोच के देखिए, अगर एन तक सम है और एन से जस्ट पहले कुछ सम दिया गया है तो आप ए एन नहीं फाइंड कर सकते। अगर मैं ए एन नहीं फाइंड कर सकते तो आपका जैसे एस एन का मैं फॉर्मूला दे दूँ यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू सपोजिटली एन प्लस वन, ठीक है, और एस एन माइनस वन का मैं आपको कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ, सपोजिटली टू एन दे देता हूँ, चलिए कुछ भी दे देता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं आप बोलूँ कि ए एन का फॉर्मूला डिराइव करिए तो आप नहीं कर सकते। देखिए एन तक तम तक का सम आपको दिया हुआ है, एन प्लस वन, उससे जस्ट पहले का सम दिया गया। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे एन टर्म नहीं मिल जाएगा। सोच के देखिए, मतलब एन टर्म ही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ तक अगर एस एन का सम लाई कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से इसके जस्ट पहले एस एन माइनस वन का सम होगा, तो यहाँ तक का सम है, ठीक। इस सम में से मैं ये पूरा सम माइनस कर देता हूँ, तो ये जो गैप बचा है यही तो आपका ए एन रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। एन कुछ भी हो सकता है, तो इससे हमें ए एन का फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम एस एन माइनस वन करेंगे तो हमें ए एन मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कॉम्पिटेंसी में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप निकाल सकते हैं, क्या पे आपको एन प्लस वन दे रखा था और ब्रैकेट, क्योंकि ये आपका ये 2n हो जाएगा, यहाँ से आपको ए एन का फॉर्मूला मिल जाएगा किसी भी सीक्वेंस की। अभी हम एपीजीपी पे तो आए भी नहीं है, अभी हम सिर्फ जनरल सीक्वेंसेस की बात करें। तो यहाँ पे ये जो इसका सॉल्व करके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का एन प्लस वन, तो ये आपका ए एन आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको, हाँ ना, ये ऐसे भी लिख सकते हो, बस कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ये भी सही है कि एक पहला टर्म और माइनस उसका जस्ट पिछला टर्म, मतलब ये भी फॉर्मूला सही, दोनों फॉर्मूला सेम है। ये एन प्लस वन तक जा रहा है और उसके जस्ट पीछे वाला है, यहाँ पे एन है, इसके जस्ट पीछे वाला है एन प्लस वन, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, अलग अलग चीज़ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब एपी क्या है भाई, फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है, एपी में भी सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है। अब उसमें डिफरेंस बात क्या आता है कि जो हमारा एन टर्म का वो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। इसमें क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे हर एक सीक्वेंस में एक चीज़ होती है, इसमें यह है कि कॉमन डिफरेंस होगा, यानी जो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो सेम रहने वाला है, वो अलग अलग नहीं रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं वो आपका जो आपका ए एन का फॉर्मूला एन टर्म का आ जाता है, ए एन का आ जाता है, वो आ जाता है ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल आता है कि डी जीरो हो गया, जैसे डी जीरो हो गया, यहाँ पे केस आता है डी जीरो हो गया तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, सारा सीक्वेंस ऐसे हो जाएगा, ए हर एक टर्म ए हो जाएगा, तो ये भी एपी है बट ये कांस्टेंट सीक्वेंस का एपी है एक्चुअली। तो डी जीरो भी हो सकता है, सारे एपी के टर्म सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद, और अगर डी मान लीजिए जीरो से बड़ा है, डी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो एपी इंक्रीज करेगा, डी अगर निगेटिव वैल्यू है तो एपी डिक्रीज करेगा हर एक टर्म के साथ, ठीक है। तो एक तरीके से आप ए पी में एन टर्म तो निकाल लेते हो, तो एन टर्म आपका ये होता है ए पी में ए प्लस एन माइनस वन डी, बस इसमें ये फॉर्मूला होल्ड कर जाता है, इसलिए हम इसको स्पेशली अलग से पढ़ते हैं। ये आपकी इस थ्योरी का पार्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ए पी में एक और प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब बहुत तो बोलते हैं कि लास्ट टर्म, हाँ इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, एन टर्म का मतलब लास्ट टर्म भी कह सकते हो। अगर एन टर्म के बाद कोई टर्म ही मतलब डिफाइन नहीं किया गया तो वही लास्ट टर्म हो गया, तो कभी कभी उसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं, ठीक है। ये हम सिर्फ अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब कोई आपसे थ्योरेटिकली पूछ लेता है कि एन टर्म बताओ, एन टर्म बताओ, मतलब एन टर्म बताओ फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट में से बताओ, पीछे में से कोई टर्म बताओ, लास्ट में से कोई टर्म बताओ, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि एन टर्म जो मतलब जो होता है, मतलब पीछे से, जैसे मैं बोलूँ कि 7 टर्म बताओ किसी एपी में, मतलब पर लास्ट से बताना, तो इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि हम क्या करते हैं कि उसमें से एक चीज़ निकाल देते हैं, मतलब उसके एक मतलब जैसे हमारा ए आपका पहला टर्म होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म हुआ सपोजिटली, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो एन और उसमें मान लीजिए एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, आपका एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, आप तो आर टर्म फ्रॉम द एन, मतलब जो आर टर्म होता है, आर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने एन यूज़ किया था, अब यहाँ पे इसको आर यूज़ कर लीजिए 7 8, तो आर टर्म जो एन से होता है वो सेम होता है एन माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि एन माइनस आर तो समझ आ रहा है कि भाई डिफरेंस ले लिया, प्लस वन क्योंकि हम उस टाइम कोई माइनस कर देते हैं, इसलिए हम एक ऐड कर देते हैं। ये पोजीशनिंग में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आपको मैं ये बोलूँ
कि सेवन अगर किसी एपी में सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एक एपी में किसी एपी में मान लीजिए 50 टर्म है और किसी ने बोला मुझे 8th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 50 माइनस 8 कर लेना, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 43। तो 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 43 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। अगर आप बिगिनिंग से देखो 43 टर्म या पीछे से देखो मतलब 8th लास्ट टर्म, तो वो बात सेम होगी, यानी आप वो भी रिपोर्ट कर सकते हो। ये एक छोटी सी मतलब इंपॉर्टेंट बात थी। और एपी में क्या थ्योरी है, और एपी में क्या क्या थ्योरी होती है, देखिए एपी में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ कि अगर जैसे ये 3 नंबर हैं एपी में, ठीक है, तो हमें पता है इन सबका डिफरेंस कॉमन होगा कि अगर मतलब ये बी माइनस है हम इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, ये सब आपको पता है। तो इस चीज़ से हमें जो मतलब फॉर्मूला मिल जाता है इसको डिराइव करके, वो ये हो जाता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस। अगर 3 नंबर एपी में है तो इसका मतलब है जो बीच वाला नंबर होगा 3 नंबर, वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये सब क्वेश्चन में जब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। हो सकता है इस वीडियो में मुझसे कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए या कुछ चीज़ बताने में मैं बता कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ, तो उन गलतियों को अवॉइड करिएगा। अगर आपको लगता है गलती ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो मतलब आप कमेंट लिख दीजिएगा कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई बोलने में या फिर समझाने में, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। आपका जो कमेंट है मैं पिन करके करेक्ट कर दूंगा, मतलब मैं मतलब उसको देख लूँगा अगर कोई गलती होती है तो, ठीक है। तो क्योंकि गलती हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप सम की, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि क्या होता है सब एपी का जनरल टर्म का। सम की बात करते हैं तो सम का भी एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म। तो एन टर्म तक का फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेशन भी मतलब सिलेबस में भी नहीं है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे n/2, अभी एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1d। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कुछ इसमें यही है कि अगर आपको मैंने ये बताया कि अगर nth टर्म दिया है और मतलब nth टर्म निकालना है और एस दिया गया है और SN-1 दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस लेके आप an निकाल सकते हो, ये पता होगा। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया, तो ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर आप इसको s इज इक्वल टू n/2 डायरेक्ट a प्लस l कर दीजिए, यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, l आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन है जो हमें नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो आपका थ्योरी तो देखिए इतना ही था, बाकी इसमें कुछ एपी की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मैंने ये बता दिया कि अर्थमेटिक मीन होता है अगर 3 नंबर एपी में है, ठीक। और एक और होता है कि अगर मैं किसी जैसे कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए कोई ये सीक्वेंस है जैसे ए प्लस डी ए प्लस 2d, कोई भी ऐसा एपी चल रहा है, तो इसमें अगर मैं कोई भी नंबर प्लस करूं या कोई नंबर माइनस करूं, तो हाँ ऑब्वियसली वो सीक्वेंस चेंज तो होगा बट उसका एपी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। उसका एपी नहीं चेंज होगा एक तरीके से, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो सब नंबर सारे अगर सीक्वेंस से सारे जो जितने भी सीक्वेंस में जितने टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं सब में अगर होंगे तो उसका वो भी एपी रहेगा, बट उसका हाँ ऑब्वियसली डी चेंज हो जाएगा, बट वो एपी चेंज नहीं होगा एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं हाँ, अगर सॉरी अगर आप प्लस माइनस करोगे तो शायद से डी भी नहीं चेंज होगा फिर तो, हाँ डी भी नहीं चेंज होगा, वो एपी ही रहेगा एक्चुअली आपका, वो एपी ही रहेगा। क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं सपोजली एक एपी में लेता हूँ, सिंपल सा एक एपी लेता हूँ, है ना, एक एपी लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक एपी है, एक सिंपल सा एक एपी में 2 4 6 आगे बढ़ रहा है, एक सिंपल सा एपी है आगे बढ़ता है। तो अब मैं इसमें से 2 सब में प्लस करता हूँ, ठीक है। तो 4 हो गया और ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखिए ये अभी भी एपी है, ऑब्वियसली इसके टर्म्स चेंज हो गए, बट इसका देखिए डी भी चेंज नहीं हुआ, डी अभी भी 2 है, डी अभी भी 2 है। अगर मैं माइनस भी कर देता 2 यहाँ से, तो ये मतलब 2 माइनस भी कर दूँ तो भी ये तब भी ये रहेगा, देखिए तब भी इसका डी नहीं चेंज हुआ। तो प्लस माइनस करने से कुछ नहीं होता, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक आपका एपी दिया है 2 है 4 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इस एपी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे एपी को 2 आ गया यहाँ पे एक तरीके से, और यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 16 आ गया, तो ये आपका एपी बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो भी डबल हो जाएगा। जैसे डी की जगह वो आपका 2d हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए, पहले 2 था 4 हो गया, बट ये भी एपी में ही रहेगा। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, जैसे इस वाले एपी को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ सारे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, पहले d2 था अब ये d/2 हो जाएगा विच इज़ 1। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हाँ रिजल्टिंग टर्म एपी में तो रहता है, उसका कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आपको बता दिया। हाँ वो पहले वाले मैंने बताया था ना कि अगर प्लस माइनस करता है तो डी तो वही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डी वही रहेगा।
मतलब कोई इसमें चिंता की बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सारे टर्म्स को अगर आप करते हैं। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और बाकी हाँ और भी इसमें बाकी देखिए बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन से ही सीख सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि आपसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोल देता है कि एन के नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये बोल देता है कि कभी कभार ये भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कि विच इज़ मतलब कि कौन सा पहला टर्म नेगेटिव होगा, कि अगर अगर डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, एपी डिक्रीज कर रहा है, जैसे कोई एपी है जो घटते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एपी है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किसी भी एपी का, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि ऐसे एक मैंने एपी दे दिया आपको 105, और यहाँ पे ये घटता जा रहा है 101 और ये 97। ठीक है, घट रहा है, तो इसमें पूछ लेता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो इसका अनदर टर्म होता है 1a + 1 - d, तो इसको आप <0 कर दीजिए। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सब a की वैल्यू रख के d की वैल्यू रख के, तो आपके पास जो इक्वेशन टाइप बनेगी कुछ बनेगी n में कुछ बनेगी। ठीक है, n में कुछ बनेगी, तो n की वैल्यू कुछ आएगी ग्रेटर देन समथिंग नंबर। अब ये नंबर जनरली डेसिमल में आता है या मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो हमें क्या करना होता है, उसका बेसिकली राउंड ऑफ करना होता है उसको। अब राउंड ऑफ कैसे करना होता है, राउंड ऑफ कैसे करना होता है, हमेशा आगे वाले टर्म में राउंड ऑफ करना होता है। जैसे अगर इसका देखें तो इसमें आपका कुछ भी ऐसे मान लीजिए आएगा, तो मान लीजिए आपका आंसर आ गया, कुछ भी आ गया उससे, तो उसके आगे में आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है, ये आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता है, क्योंकि एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो हम उसको नेचुरल नंबर पे ही राउंड ऑफ करेंगे एक्चुअली, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे पीछे क्यों राउंड ऑफ करेंगे, तो आप चेक भी कर लेंगे तो वो पीछे हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर जैसे एन की वैल्यू कुछ आ रही है, मानिए 27 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसका मतलब है जो एन है 27 से ज़्यादा है, तो 27 से ज़्यादा अगला नेचुरल में कौन सा होगा, 28 तो होगा। तो यहाँ पे एपी की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में जीपी की थ्योरी भी कंप्लीट करा दूंगा। फिर हम पहले हम एपी के क्वेश्चंस करेंगे, पहले तो हम एपी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।